हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम कवर कर रहे हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ऑलरेडी हमारे 15 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 16वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बताइए हरियाणा के किस शहर में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। तो अगर आप बात करें कि थर्मल पावर स्टेशन, तो आप सभी जानते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन के बारे में हम लास्ट क्लास में वैसे तो डीपली पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए किस ज़िले के अंदर स्थित है। तो आप सभी जानते हैं सर, हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में सर? हरियाणा के हिसार ज़िले के अंदर एक तहसील पड़ती है, जिसका नाम क्या है? बरवाड़ा तहसील है सर। कौन सी तहसील? बरवाड़ा। और सर इसी बरवाड़ा तहसील के अंदर एक गांव पड़ता है, जिसका नाम है खेदड़ गांव। कौन सा गांव सर? खेदड़ गांव। और इसी खेदड़ गांव के अंदर सर राजीव गांधी के नाम पर, किसके नाम पर? राजीव गांधी के नाम पर एक थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है सर, जिसे अपन राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं सर, जिसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2010 के अंदर हुई थी सर। जिसकी उत्पादन क्षमता की अगर आप बात करें तो आप सभी जानते हैं उसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। कितनी है? 1200 मेगावाट है। तो याद रखिएगा कि सर हरियाणा के हिसार जिले में बरवाड़ा तहसील का एक गांव, जिसका नाम है खेदड़ गांव, यहीं पे एक पावर प्लांट लगा हुआ है सर, जिसे अपन राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, जो 2010 के अंदर स्थापित किया गया। यहाँ पे 600 की 2 यूनिट लगी हुई है, यानी इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 1200 मेगावाट। और याद रखिएगा, भाखड़ा नहर की ही 2 ब्रांच होती है, एक होती है नरवाना ब्रांच और एक होती है बरवाड़ा ब्रांच। और इसी बरवाड़ा ब्रांच से जो है इस राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट को पानी की सप्लाई की जाती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप छापने का काम करेंगे कि बरवाड़ा ब्रांच की कैपेसिटी कितनी है, बताइएगा। बरवाड़ा ब्रांच जो है इसके अंदर जो पानी है उसकी क्षमता कितनी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर आप बात करें करनाल के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर करनाल में 3 तो तराइन के युद्ध लड़े गए थे। किसके युद्ध लड़े गए थे? तराइन के सर 3 लड़ाइयाँ हुई थी। जो पहली हुई वो सर 1191 में हुई, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, और तीसरी हुई थी 1215 में। लेकिन यहाँ पर उसने आपसे तराइन का युद्ध नहीं पूछा है, उसने यहाँ पर आपसे पूछा है करनाल का युद्ध। और करनाल का युद्ध कब होगा तो आप लोग जानते हैं सर, जब भारत पर होगा नादिर शाह का आक्रमण। किसका आक्रमण होगा दोस्तों? नादिर शाह का। अगर आप बात करें इस नादिर शाह के बारे में, जो ईरान का नेपोलियन कहलाता है, ईरान से आया था। और ये नादिर शाह वही है दोस्तों जिसके द्वारा लड़ा गया करनाल का युद्ध। जो कब लड़ा गया था? जो लड़ा गया सर 24 फरवरी 1739 को। किस किस के बीच? तो सर एक साइड तो था नादिर शाह और दूसरी साइड लड़ रहा था मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। कौन सा था? तो सर मोहम्मद शाह रंगीला लड़ रहा था। और इसी युद्ध के बाद सर नादिर शाह के द्वारा भारत से ले जाया गया पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन। क्या लेकर गया सर? एक तो ये मयूर सिंहासन लेकर गया, उसी के साथ साथ सर ये दूसरा कोहिनूर लेकर गया था। क्या लेकर गया? कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ये लेकर गया था। तो याद रखेंगे कि सर करनाल का युद्ध लड़ा गया 24 फरवरी 1739 को। और इसी के बीच 2 सेनाएं, एक तरफ था नादिर शाह जो ईरान से आया था, ईरान का नेपोलियन कहलाता है, और दूसरी साइड लड़ रहा था मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका नाम तो मोहम्मद शाह ही था, लेकिन उसके मिजाज रंगीले होने के कारण उसका नाम भी रंगीला रखा गया, जो ज़्यादातर अपना वक्त महिलाओं के साथ हरम में बिताया करता था। याद रखेंगे कि सर जब इस युद्ध के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला पराजित हुआ तो नादिर शाह के द्वारा ही यहाँ से पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन, या जिसे हम तख्त ताउस बोलते हैं, वो ले जाया गया। और सर इसी तख्त ताउस के अंदर जड़ा हुआ था कोहिनूर हीरा, जो हमें गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ। आप एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताइए तख्त ताउस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये आप हमें आंसर करके बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला हिसार के समीप कहाँ पर स्थित है? तो आपको दिए गए हैं सफीदो, ऑप्शन बी उचाना, सी नरवाना, और ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। अगर आप बात करें सफीदो के बारे में तो आप भली भांति इस बात से परिचित हैं कि सर आपने पढ़ाया था सफीदो जींद में पड़ता है, जिसका पुराना नाम था सर सरपदमन। क्या नाम था सर? पुराना नाम था सरपदमन। उचाना की अगर आप बात करें सर, ये उचाना भी कहाँ पे पड़ता है? ये तो जींद में पड़ता है सर। उचाना की अगर आप बात करें, वर्तमान में यहाँ से एमएलए चुने गए हैं आपके वर्तमान में उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला, जो कि जेजेपी पार्टी के क्या हैं?
संस्थापक माने जाते हैं। नरवाना की अगर आप बात करें तो नरवाना भी जींद में पड़ता है, जींद की ही आरक्षित सीट है आपकी नरवाना। और अगर आप बात करें राखीगढ़ी की तो आप लोग जानते हो कि सर हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है राखीगढ़ी, जो किस नदी के किनारे माना जाता है, जो द्वस्तती नदी के किनारे। और ये ऑप्शन में ना मिले तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगी सरस्वती नदी। सर राखीगढ़ी की अगर आप बात करें तो सबसे पहले इसकी खुदाई का काम किया गया था डॉक्टर सूरज भान और मुगल रफीक के द्वारा। और उन्हीं के बाद सर 1997 के अंदर सर यहाँ पे खुदाई करने का काम किया गया डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा। अगर आप बात करें राखीगढ़ी के बारे में तो आप जानते हैं कि सर ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और ये एशिया का सबसे बड़ा टीला माना जाता है। क्या माना जाता है? एशिया का सबसे बड़ा टीला माना जाता है। तो राखीगढ़ी जो हो जाएगा सर ये हिसार में पड़ता है। बात आई है हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा संस्कृति की, तो इनके कुछ शतल मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें अगर आप बात करें तो आप जानते हो कि सर हिसार के अंदर पड़ता है राखीगढ़ी। अगर आप बात करें बनावली की तो बनावली पड़ता है फतेहाबाद में, बिरडाना पड़ता है आपका फतेहाबाद में, कुणाल पड़ता है आपका फतेहाबाद में, मित्तातल पड़ता है भिवानी में। कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में। आपने महम का नाम, मदीना का नाम सुना होगा, आपने बालू का नाम सुना होगा, आपने दौलतपुर का नाम सुना होगा, आपने भगवानपुरा का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो हरियाणा के अंदर पाए गए थे दोस्तों। आप एक बात का हमें आंसर देंगे, बताइए हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल तो है आपका राखीगढ़ी, लेकिन बताइए हरियाणा का सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? इस बात का आंसर आप दीजिएगा कि हरियाणा से प्राप्त होने वाले स्थलों में सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा माना जाता है दोस्तों? इस बात को आप कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? पहले तो हम बात करते हैं सर मोहम्मद तुगलक, तो याद रखिएगा सर यहाँ पे नाम आया है तुगलक का। किसका आया है? तुगलक का। और सर तुगलक की अगर आप बात करें तो आपने बताया था कि अगर आप बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट? तो आप जानते हैं कि सर जब भी अपन दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर सर 1526 तक रहा, और इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या हुआ था सर कि 5 वंश हुए, जिसमें सबसे पहला वंश आया गुलाम वंश, दूसरा वंश आया आपका खिलजी वंश, तीसरा आया तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। जो तीसरा वंश आया जिसे तुगलक वंश के नाम से जानते हैं, और इसी तुगलक वंश को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय तक राज करने वाला वंश। अगर आप बात करें मोहम्मद तुगलक के बारे में तो याद रखिएगा सर तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा आया फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो आप आंसर कर देंगे सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन सा हो जाएगा कि सर फिरोज शाह तुगलक ही जो है वो अगला शासक बना मोहम्मद तुगलक के बाद। अगर आप बात करें फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे तरीके से कि फिरोज शाह तुगलक ही कहलाता है नहर निर्माता और नगर निर्माता। क्यों कहलाता है सर? तो मैंने आपको दोनों के दोनों कारण बताए थे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा में 4 शहर बसाए गए, जिसमें सबसे पहला इसने बसाने का काम किया 1351 ईस्वी के अंदर। कौन सा? फतेहाबाद, जो इसने अपने बेटे के नाम पर बसाया, जिसका नाम फतेह खान हुआ करता था। इसी के द्वारा दूसरा शहर बसाया गया 1354 ईस्वी में, जो आपका हिसार फिरोजा कहलाता है, जो फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। और तीसरा आप याद रखेंगे कि सर सिरसा के अंदर पड़ने वाला हरनी खेड़ा भी इसी के द्वारा बसाया गया। और चौथा आप याद रखेंगे कि सर मेवात के अंदर पड़ने वाला फिरोजपुर जिरका, जिसे राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है, उसे बसाने का काम भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक महल बनाया गया दोस्तों, जो कहलाता है गुजरी महल। बताइएगा गुजरी अभिलेख है, गुजरी महल से ही हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसे आप गुजरी इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। बताइए गुजरी अभिलेख क्या कहता है, या गुजरी अभिलेख से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तब तक बात करते हैं आप अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप बात करें रजिया सुल्तान के बारे में तो ये तो सर गुलाम वंश की शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका भी ये मानी जाती है। अगर आप बात करें सर मोहम्मद गोरी की तो सर ये तो प्रसिद्ध है, 1192 में त्राइन का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया उसमें विजय हुआ था। 1194 में सर इसने लड़ा था चंदावर का युद्ध, और उसी में भी इसकी जीत हुई। और सर इसी के द्वारा जो है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की जाती है, और इसी का ही सर एक गुलाम था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सर क्या किया गया? तो सर इसी के द्वारा ही शुरुआत की गई दिल्ली सल्तनत की, और यही व्यक्ति आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहलाया दोस्तों। चलिए
बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एलनाबाद की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी, किसकी स्थापना पूछ ली आपसे पूछ ली गई एलनाबाद। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर ये एलनाबाद कहाँ पे पड़ता है, तब आप आंसर कर देंगे सर एलनाबाद तो हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ता है। और ये एलनाबाद जो है सर ये विधानसभा की सीट है और इसी विधानसभा की सीट के ऊपर अभी जस्ट कुछ समय पहले ही सर उपचुनाव हुए थे, जहाँ से पहले भी INLD के MLA चुने गए थे जिनका नाम था अभय सिंह चौटाला, और वर्तमान में भी सर जब उपचुनाव हुए तो वहां से भी MLA अभी भी कौन चुने गए, इंडियन नेशनल लोकदल के ही उम्मीदवार जिनका नाम है अभय सिंह चौटाला चुने गए थे। अगर आप बात करें एलनाबाद की, आपसे पूछा गया है कि इसे बसाने वाला या इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप याद रखिएगा कि सर यहाँ का एक DC हुआ करता था जिसका नाम था JH ओलिवर। याद रखेंगे नाम आप लोग कि सर JH ओलिवर नाम का एक DC हुआ करता था। कौन हुआ करता था, DC। उसी की पत्नी हुआ करती थी सर एलना, और इसी एलना के नाम पर उसने इस जगह का नाम एलनाबाद रखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर कि एलना के पति ने जिसका नाम JH ओलिवर हुआ करता था उसी के द्वारा सर एलनाबाद को बसाया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए एलनाबाद किसके नाम पर बसाया गया, तब आप आंसर कर देंगे कि एलना के नाम पर जो जगह आबाद हुई वही एलनाबाद कहलाई, लेकिन बसाने वाला व्यक्ति था इसी का ही पति जिसे अपन JH ओलिवर के नाम से जानते हैं। अगर आप बात करें एलनाबाद की तो आप सभी जानते हैं दोस्तों ये एलनाबाद जो है इसका पुराना नाम क्या है, तो आप आंसर करेंगे सर इसका पुराना नाम तो खड़ियाल है। और इसी एलनाबाद की अगर आप बात करें तो आपने नाम सुना होगा कि सर एलनाबाद से ही संबंध रखता है कौन है, जादूगर शंकर सम्राट। आपने शंकर सम्राट का नाम सुना होगा, इसी एलनाबाद से संबंध रखता है। अगर इसी एलनाबाद की अगर आप बात करें तो आपने घग्गर नदी पढ़ी होगी, और वो घग्गर नदी एलनाबाद से ही होती हुई आगे राजस्थान में प्रवेश करने का काम करती है। सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको याद रखनी पड़ेगी, बिना याद रखे आपका कोई भी काम में नहीं चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित किया जाता है। अगर आप बात करें गेहूं की, जिसे आप गोधूम के नाम से जानते हैं, अगर इसके साइंटिफिक नेम की अगर आप बात करें गेहूं के, तो सर गेहूं को कहा जाता है ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या कहेंगे इसे सर, इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम। लिख लीजिए आप लोग कि सर गेहूं को कहा जाता है ट्रिटिकम एस्टिबम कहा जाता है। याद रखिएगा गेहूं ही कहलाता है ट्रिटिकम एस्टिबम। और अगर आप बात करें गेहूं की तो सर हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है वो उगाई जाती है कौन सी, गेहूं की फसल उगाई जाती है सर। और याद रखिएगा गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हरियाणा के जिस जिले में होता है वो कहलाता है सिरसा जिला, और इसी सिरसा जिले को हम बोल देते हैं कई बार गेहूँ का कटोरा। क्या बोल देते हैं दोस्तों, तो सर इसी को ही हम गेहूँ का कटोरा बोलते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है हरियाणा के सिरसा जिले में, इसीलिए ये गेहूं का कटोरा कहलाता है। और अगर आप बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा जो है ये भारत में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, इसीलिए सर आप हरियाणा को गेहूं की कटोरी बोल देते हैं। अगर आपसे पूछे गेहूं का कटोरा कौन सा है, तब आप आंसर करेंगे सिरसा, लेकिन गेहूं की कटोरी पूछे तब आप आंसर करके आएंगे हरियाणा राज्य के बारे में। इतनी बातें क्लियर हुई दोस्तों आपको। चलिए अगर बात करें यमुनानगर की, तो आप सभी जानते हो कि सर यमुनानगर जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा आम होते हैं, यमुनानगर में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। सिरसा की अगर आप बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सर सिरसा के अंदर क्या होता है, सिरसा के अंदर सर सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा कपास होता है, सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा सिट्रस फल यानी खट्टे फल पाए जाते हैं सर। अगर आप बात करें कुरुक्षेत्र की, किसकी बात करें, कुरुक्षेत्र की अगर आप बात करें तो याद रखिए कि सर कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा आलू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर, कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा आलू पाए जाते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा धनिया पाया जाता है सर। और अगर आप बात करें सोनीपत जिले की, तो आप याद रखिएगा कि सर सोनीपत जिले के अंदर खुम्ब भी पाई जाती है, जिसे आप मशरूम के नाम से जानते हैं। पूरे भारत के अंदर हरियाणा के सोनीपत जिले की खुम्ब भी प्रसिद्ध है, और पूरे भारत में ही हमारा जो सोनीपत जिला है दोस्तों ये खुम्बी के लिए जाना जाता है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है बताइए मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष हरियाणा के किस नगर से प्राप्त हुए थे। सोनीपत से, हिसार व फतेहाबाद से, थानेसर व पेवा से, या कुरुक्षेत्र से।
याद रखिएगा। बात आई है मौर्यकालीन स्तूपों की, तो आप लोग जानते हो सर मौर्य वंश की जब भी आप बात करते हैं तो आप चंद्रगुप्त मौर्य की एक इमेज अपने आंखों के सामने देखते हैं, क्योंकि सर चाणक्य की मदद से धनानंद का ही विनाश करके आगे चलकर इसने अपनी माता मूरा के नाम पर मौर्य वंश की स्थापना की। और सर इसी मौर्य वंश के अंदर महान शासकों में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, दूसरा बिंदुसार हुआ सर, और तीसरा अशोक हुआ। सर ये जो अशोक नाम का व्यक्ति हुआ जो कलिंग के युद्ध के लिए जाना जाता है, इसी अशोक के द्वारा सर सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का काम शुरू किया गया। तो याद रखिएगा कि सर इसी मौर्यकालीन स्तूप के हमें अवशेष कहाँ से मिले, हिसार व फतेहाबाद से मिले। आप सभी जानते हैं थानेसर व पेहोवा कहाँ पे पड़ता है, थानेसर व पेहोवा आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। एक पेहोवा के बारे में आप लोग बताएंगे कि सर जो पेहोवा है हमारा, इसका उपनाम क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छापने का काम करिएगा कि पेहोवा जो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, इसी पेहोवा से हमें एक अभिलेख मिला। पेहोवा का पुराना नाम पृथुदक हुआ करता था, जो राजा पृथु के नाम पर जाना गया। आपको ये बताना है वर्तमान में जो पेहोवा है आपका, ये किस उपनाम से प्रसिद्ध होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है। अगर आप बात करें हरियाणा की ऋतुओं की, तो सर आपने कहा था कि 3 तरह की ऋतुएं होती हैं, जिसमें ग्रीष्म होती है, वर्षा ऋतु होती है और शीत ऋतु होती है। तो याद रखिएगा कि जब सितंबर से लेकर किसकी बात, जुलाई से सितंबर की बात हुई है, और सर ये तो हरियाणा की वर्षा ऋतु है। कौन सी ऋतु है ये, वर्षा ऋतु है। और इसी वर्षा ऋतु की अगर आप बात करें तो सर इसके अंदर वर्षा का काम किसे मिला है, तो सर इसे में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन। कौन सी हो जाएगी कि सर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो हवाएं आएंगी उन्हीं के द्वारा हरियाणा में वर्षा करवाई जाएगी, और ये वर्षा होगी सर वर्षा ऋतु के अंदर। अगर आप बात करें वर्षा से रिलेटेड 2 फैक्ट की, तो याद रखिएगा या तो आपसे पूछेगा हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, आप आंसर करेंगे अम्बाड़ा में। कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा वर्षा, अम्बाड़ा में। लेकिन अगर आपसे पूछे बताइए सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तब आप आंसर कर देंगे सर सबसे पहले सिरसा, और सिरसा के बाद दूसरा नंबर आता है महेंद्रगढ़ का। याद रखिएगा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो अम्बाड़ा, लेकिन सबसे कम वर्षा वाला जिला जब भी पूछा जाएगा पहली प्रायोरिटी सिरसा को रखेंगे, और सिरसा ऑप्शन में ना मिलेगा तो आप महेंद्रगढ़ करके आएंगे। तो यहाँ तक दोस्तों बातें क्लियर हुई होगी। एक चीज़ हमें छापने का काम करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कि बताइएगा छछरौली क्या है। अगर आप बात करें कि छछरौली सर हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है, जहां पर 1818 में एक विद्रोह भी हुआ था। लेकिन हम वर्षा ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये छछरौली किस नाम से जाना जाता है, छछरौली किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है। अगर आप बात करें हरियाणा के ताजमहल की, तो आप सभी जानते हैं कि सर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था शेख चिल्ली, और इसी शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो बनवाया गया था दारा शिकोह के द्वारा। और ये दारा शिकोह जो है सर ये कौन था, ये शाहजहां का बड़ा बेटा हुआ करता था सर, जो हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर रहा करता था। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे आप लोग। अगर आप बात करें गुजरी महल के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि सर गुजरी महल जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। शाह विलायत का मकबरा सर नारनौल में पड़ता है। अगर आप बात करें दिन्नी मस्जिद की, दिन्नी मस्जिद रोहतक में पड़ती है। दोस्तों आपको ना सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब आपको चारों ऑप्शन देखने चाहिए, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको ऑप्शन किस तरह से काटना होता है। याद रखिएगा अब दिन्नी मस्जिद का जब भी आपको नाम दिखाई दे आप आंसर कर देंगे सर दिन्नी मस्जिद तो रोहतक में है। शाह विलायत खान का मकबरा कहाँ पे है, सर इसका मकबरा नारनौल में है। गुजरी महल सर हमने हिसार में पढ़ा है। तो शेख चिल्ली का मकबरा आपको कमेंट बॉक्स में छापना था, जो कहाँ पे पड़ता है, जो सर स्थानेश्वर जिसको अपन थानेसर के नाम से वर्तमान में जानते हैं, जो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, वहीं पर ही पड़ता है सर शेख चिल्ली का मकबरा, जो कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जाना जाता है हरियाणा के ताजमहल के नाम से। और याद रखिएगा ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है दोस्तों, ये बिल्कुल ताजमहल की ही कॉपी है जो बनवाया गया था दारा शिकोह के द्वारा, जो कि शाहजहां का बड़ा बेटा हुआ करता था, जो हरियाणा के पलवल से संबंध रखा करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइएगा ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना हरियाणा की किस नहर पर बनी हुई है, भिवानी नहर, बांकड़ा नहर, गुरुग्राम नहर या पश्चिमी यमुना नहर।
तो आप सभी को पता होना चाहिए सर ककरोई पहले तो पड़ता कहाँ पे है, तो आप आंसर कर देंगे सर ककरोई तो सोनीपत का गांव है। कहाँ का गांव है? सोनीपत जिले का ही गांव जिसे अपन ककरोई के नाम से जानते हैं। और इसी गांव के अंदर माइक्रो जल विद्युत परियोजना या सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना जिसे अपन इंग्लिश में हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, और यही माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट जो है हरियाणा में 2 लगाए गए हैं। कितने लगाए गए हैं सर? हरियाणा में 2। अगर आप हम बात करें सबसे पहले ककरोई के बारे में तो याद रखिएगा सर ककरोई लगाया गया है पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर। कौन सी पे? पश्चिमी यमुना नहर। और इसी पश्चिमी यमुना नहर पर जो ककरोई जल विद्युत परियोजना लगाई गई है, इसकी उत्पादन क्षमता अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप आंसर कर देंगे सर इसकी उत्पादन क्षमता है 400 किलोवाट। कितनी है? 400 किलोवाट। यहाँ पे मेगावाट की बात नहीं हुई है, यहाँ पे बात हुई है आपकी किलोवाट की। तो 400 किलोवाट अगर आप मेगावाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सर 0.4 मेगावाट। कितनी हो जाएगी? 0.4 मेगावाट हो जाएगी। गुरुग्राम नहर कहाँ से निकाली गई? दिल्ली के अंदर ओखला नामक स्थान से निकाली गई। भाखड़ा नहर आपका पंजाब के अंदर सतलुज नदी के ऊपर ही एक बांध बनाया गया जिसका नाम था भाखड़ा नांगल बांध। और याद रखिए भिवानी नहर कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे कि भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है और भिवानी नहर की लंबाई कितनी है। कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिएगा। तब तक मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, हरियाणा के किस शहर से समुद्रगुप्त के सिक्के हमें प्राप्त हुए? अगर आप बात करें इस व्यक्ति के बारे में जो भारत का नेपोलियन कहलाता है, समुद्रगुप्त जिसका नाम था, और इसी को ही कविराज कहा जाता है। इसे ये उपाधि दी गई विसेंट स्मिथ के द्वारा। याद रखेंगे आप सभी की सर ये जो समुद्रगुप्त है इसके जो हमें सिक्के प्राप्त हुए वो हरियाणा के भिवानी जिले में पड़ने वाले मिथाथल नामक स्थान से प्राप्त हुए। तो याद रखिएगा मिथाथल कहाँ पे पड़ता है सर? ये भिवानी में पड़ता है। सर मिथाथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जहाँ से हमें तांबे के 13 छल्ले मिले, 2 हमें भाले मिले थे, यहीं से हमें तोल व बाट के बट्टे मिले थे। ये धुन नहीं है, ये आपका शुद्ध है। कौन सा है? शुद्ध। शुद्ध यमुनानगर में पड़ता है। टोपरा की अगर आप बात करें तो टोपरा भी आपका यमुनानगर में पड़ता है। हांसी आपका हिसार में। टोपरा की बात आई है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में छापने का काम करिएगा कि टोपरा अभिलेख को टोपरा से दिल्ली ले जाने वाला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक था। इस बात की जानकारी हमें किस किताब के अंदर मिली? एक बार फिर सुनिएगा कि सर टोपरा अभिलेख को टोपरा गांव से निकालकर दिल्ली के फिरोजपुर कोटला के अंदर स्थापित करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो ये बात की जानकारी हमें किस किताब के अंदर मिलती है? आपको उस किताब का नाम कमेंट बॉक्स में छापना है, साथ ही साथ आप छापने का प्रयास करिएगा उस किताब का लेखक कौन था। दोस्तों चलिए अगला है रेड जंगल फाउल हरियाणा के किस नगर में स्थित है? अगर आप बात करें रेड जंगल फाउल की तो याद रखिए उससे पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पिंजौर, दूसरा है मोरनी, तीसरा है पीपली, चौथा है केरू। केरू की अगर आप बात करें तो याद रखिए केरू सर भिवानी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में। सर केरू में तो लगाया गया है चिंकारा प्रजनन केंद्र। कौन सा लगाया गया है दोस्तों? आप आंसर कर देंगे सर चिंकारा प्रजनन केंद्र या चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर लगाया गया सर। अगर आप बात करें पीपली की तो आप लोग जानते हो सर पीपली तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और इसी कुरुक्षेत्र में पड़ता है सर ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। कौन सा पड़ेगा दोस्तों? आप आंसर कर देंगे सर ब्लैक बक प्रजनन केंद्र पीपली में पड़ता है। तीसरा है मोरनी। तो मोरनी में आपका कौन सा पड़ता है सर? मोरनी में पड़ता है हमारा फीजेंट या तित्र प्रजनन केंद्र पड़ता है सर। फीजेंट या तित्र प्रजनन केंद्र पड़ता है सर। और चौथा है पिंजौर। और आप लोग जानते हो पिंजौर के अंदर आपका पड़ता है गिद्ध पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र। क्या पड़ता है दोस्तों? गिद्ध पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र। तो अब आप कहोगे सर रेड जंगल फाउल कहाँ है? तो भाई रेड जंगल फाउल जो है इसी को ही हम कहते हैं फीजेंट प्रजनन केंद्र, यानी ये मोरनी में पड़ता है। मोरनी जो पंचकुला में पड़ता है, मोरनी जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1467 मीटर जिसे आप करो के नाम से जानते हैं, और यही करो है जो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहलाता है। दोस्तों तो आपको मैंने 4 चीजें बताई कि सर केरू भिवानी में पड़ता है जहाँ पे चिंकारा प्रजनन केंद्र बनाया गया है। अगर पीपली की बात करें तो आपने सुना होगा NH9 के ऊपर पड़ता है, NH44 के ऊपर पड़ता है पीपली जो कुरुक्षेत्र जिले में आता है। और याद रखिएगा इसी पीपली के अंदर लगाया गया है सर ब्लैक बक प्रजनन केंद्र या ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर। अगर आप बात करें मोरनी की तो मोरनी में ही पड़ता है सर फीजेंट प्रजनन केंद्र। फीजेंट होते हैं आपके तीतर। और याद रखेंगे पिंजौर में पड़ता है आपका गिद्ध पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गांव की ओर उपन्यास के लेखक कौन है? गांव की ओर उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन चोपड़ा, मालदेव, मधुकांत या सुंदरदास? आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। बताइएगा आप लोग कि कौन है वो व्यक्ति जिसके द्वारा क्या किया गया सर? जिसके द्वारा इसकी बात की गई। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें छापने का
प्रयास करेंगे। चलिए तब तक आप बात करते हैं इन अन्य लोगों के बारे में जो आपके कौन कौन कहलाते हैं सर, जो कहलाते हैं मालदेव। कौन कहलाता है? मालदेव है, मधुकांत है, सुंदरदास है। तो आप याद रखेंगे ये जो सुंदरदास है दोस्तों, ये जैन साहित्य के कवि है। कौन से साहित्य के कवि हैं सर? ये तो जैन साहित्य के कवि हैं और इसी सुंदरदास के द्वारा लिखा गया सुंदर श्रृंगार। कौन सा लिखा गया दोस्तों? इन्हीं के नाम से मिलती जुलती चीजें मिलेंगी, सुंदर श्रृंगार, खुद के नाम पर ही सुंदर श्रृंगार। दूसरा इन्होंने लिखा सर सुंदर विलास, तीसरा उन्होंने लिखा सुंदर सतसई। ये तो आपको इनके बारे में याद है। मालदेव का नाम आया तो याद रख लीजिएगा, मालदेव चौपाइयों के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने लिखी थी सुंदरी चौपाई, वीरांगा चौपाई, चौपाई देवदत्त चौपाई। 4 तरह की चौपाइयाँ इन्होंने लिखी। पहली सुंदर चौपाई, दूसरी वीरांगा चौपाई, तीसरी देवदत्त चौपाई और चौथी आप याद रख लीजिए चौपाई। ये चारों की चारों रचनाएं मालदेव की हैं। अगर आप बात करते हैं मोहन चोपड़ा की तो आप जानते हो सर, बाहें नीड़ के आगे, एक छाया और मैं, टूटा हुआ आदमी, ये सारी सारी मोहन चोपड़ा की है। एग्जाम में दोस्तों 100% श्योर हूँ कि मोहन चोपड़ा से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए बाहें नीड़ के आगे, टूटा हुआ आदमी, एक छाया और मैं, सुबह से पहले, नए लोग, ये रचनाएं किसकी है? ये मोहन चोपड़ा की है। बचा कौन सा? मधुकांत बच गया सर। तो याद रखिएगा मधुकांत की रचनाएं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में छापने का ही प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुप्रसिद्ध कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा ये जो सुप्रसिद्ध कवि अल्ताफ हुसैन हाली है, इनका जन्म 1837 के हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के पानीपत जिले में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसे आप अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से जानते हैं। और आप लोग भली भांति इस बात से परिचित हैं कि सर ये जो अल्ताफ हुसैन हाली है, इन्हीं के ही 1904 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई जो शम्स ए उल्लेमा या शम्स उल्लेमा की उपाधि कहलाती है सर। और ये उर्दू साहित्य के एक बहुत बड़े कवि हुए। इन्हीं के नाम पर उर्दू साहित्य में सर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे आप क्या बोलते हैं? हरियाणा हाली सम्मान। और याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए हरियाणा हाली सम्मान जो है ये किस साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है? तो ये उर्दू भाषा के कवि थे, तो उर्दू साहित्य के द्वारा ही इस पुरस्कार को दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर ये पुरस्कार दिया जाता है तो इसके तहत क्या क्या दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसके तहत 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक स्मृति चिन्ह, स्मृति होता है यानी आपको याद रहे कि आपको इस साल जो है आपको हाली पुरस्कार से सम्माना गया। और इसी के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है या एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है दोस्तों। अगर आप बात करें अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में तो याद रखिएगा सर इन्हीं के नाम पर पानीपत में एक झील बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है हाली झील रखा गया है। सर ये उर्दू भाषा के इतने बड़े कवि थे तो इन्होंने कुछ ना कुछ किताबें लिखी होगी, कुछ ना कुछ इनकी रचनाएं रही होंगी। तो याद रखेंगे सफरनामा, यादगार ए गालिब, शिकवा ए हिंद, ये किताबें जो है ये किसकी हैं? ये इन्हीं की ही किताबें। एक बार फिर रिपीट करवा रहा हूँ, सफरनामा, शिकवा ए हिंद, यादगार ए गालिब। अब आपने सुना कि सर आपने अभी अभी बताया कि हरियाणा हाली सम्मान दिया जाता है, तो बताइए सर वर्तमान के अंदर अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो हम क्या आंसर करके आएंगे? तो आपसे अगर पूछा जाए 2019 का हरियाणा हाली सम्मान किसे दिया गया, आप आंसर करेंगे डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर को। किसे दिया गया दोस्तों? 2019 का दिया गया सर डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर को। 2020 का किसे दिया गया? वो कृष्ण कुमार तुर को दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों? कृष्ण कुमार तुर। 2021 का अभी तक दिया नहीं गया है। 2019 और 20 का याद रख लीजिएगा, जिसमें आपको 2020 वाला तो हर हाल में याद होना चाहिए, जो कृष्ण कुमार तुर को दिया गया। और ये दिया गया था हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा, जिसमें 3 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? डफ क्या होता है सर? हमने देखा होगा कई बार जो आपका क्या होता है, छोटा सा प्रात जैसा दिखाई देने वाला एक यंत्र होता है सर, जिसे अपन डफ का नाम देते हैं। और डफ का प्रयोग किया जाता है सर धमाल करने के लिए। कल की क्लास में हमने धमाल के बारे में बात की थी कि महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य होता है धमाल, और इसी धमाल को किया जाता है पुरुषों व महिलाओं के द्वारा। तो सर धमाल जब करनी होगी ना, आपने धमाल मूवी भी देखी होगी, तो सर धमाल करनी होगी तो हमें डफ की जरूरत पड़ेगी। तो हम डफ नृत्य का प्रयोग धमाल के लिए करते हैं। लूर का नाम आया है तो याद रखिएगा, लूर का अर्थ होता है लड़की, यानी लड़कियों के द्वारा नृत्य किया जाएगा वो कौन सा कहलाएगा? लूर नृत्य। रास
तो आप सभी जानते हो कि सर रास लीला, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाया करते थे। और ये जो रास नृत्य है दोस्तों, ये हरियाणा के ब्रिज भाषाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लागू होता है। और ब्रिज भाषाई क्षेत्र कौन सा? सर फरीदाबाद ब्रिज भाषाई है। पलवल जो यूपी के साथ लगने वाला एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रास लीला आज भी प्रसिद्ध है सर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस त्योहार को लौकिक भाषा में जांटी के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? जांटी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं जांटी। एक तो आपने जांटी सुना होगा सर, एक पौधे को भी आप जांटी के नाम से जानते हैं, जो आपका खेजड़ी होता है उसे भी कई बार जांटी बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ बात आई है त्योहार की, यहाँ बात आई है फेस्टिवल की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? बड़लिया नवमी। अब आप ये कहो सर ये कौन सा त्यौहार होता है बड़लिया नवमी? हमने तो कभी नहीं सुना। याद रखिएगा दोस्तों, जो बड़लिया नवमी त्यौहार है, ये त्यौहार आषाढ़ का जो महीना होता है उसके अंदर मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है सर? इसी से हमें जानकारी मिलती है वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ है। तो याद रखिएगा आषाढ़ के महीने में, कौन सा महीना हो जाएगा? आषाढ़ के महीने के अंदर सर। और ये किसकी जानकारी देता है? वर्षा की शुरुआत की जानकारी देता है। ये आपका लिखा हुआ है लोहणी, इसे आप लिखेंगे सलोणी। क्या लिखेंगे? ये होगा सर यहाँ पे सलोणी, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्तों। सलोणी की अगर आप बात करें तो आप सभी जानते हो कि सर सावन में मनाया जाता है सलोणी। किस महीने में? सावन में। इसमें क्या होता है सर? ये कुछ नहीं होता है, भाई बहन का त्यौहार होता है। इसी के अंदर जो है बहनें अपने भाई के कलाइयों पर राखी बांधती है, तो ये वो त्यौहार होता है आपका सलोणी। अब आप कहोगे सर राखी तो रक्षाबंधन पर भी बांधी जाती है, तो भाई सलोणी में भी बांधी जाती है, जो सावन महीने में आता है। एक भैया दूज का त्यौहार होता है जो दिवाली के दूसरे दिन आता है, यानी दिवाली के अगले दिन रामनवमी और रामनवमी के अगले दिन आता है भैया दूज, जो यमुना और यमराज के नाम पर मनाया जाता है। तो बड़लिया नवमी पता चला आषाढ़ के महीने में, सलोणी किस महीने में? सावन के महीने में। और अगर आप बात करें निर्जला 11 की, निर्जला याद रखिएगा, निर प्लस जल, जल होता है पानी, निर मतलब बिना, बिना पानी के जो क्या होगा 11 का व्रत रखा जाएगा दोस्तों, जिसे आप एकादशी बोलते हैं, जो जेठ महीने में। आप लोग जानते हो कि सर जेठ का महीना जिसे आप ज्येष्ठ बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इसी गर्मी के अंदर लड़कियों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा जो है निर्जला यानी बिना पानी के और बिना भोजन के व्रत रखा जाता है, उपवास रखा जाता है। और ये मनाया जाता है जेठ महीने के दूसरे पखवाड़े के अंदर या दूसरे सप्ताह के अंदर मनाया जाता है। चलिए बचा आपका जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि सर भादवा महीना, जिसे आप भाद्रपद भी बोल देते हैं, कौन सा पद? भाद्रपद। सर भाद्रपद के महीने के अंदर ही हमारे द्वारा जन्माष्टमी त्यौहार मनाया जाता है। और इसी जन्माष्टमी के दिन क्या होता है सर? जन्म होता है किसका? श्री कृष्ण का। और इसी से अगले दिन सर गोगा पीर की भी हम पूजा करते हैं। और सर ये जो जन्माष्टमी है इसी को हम लौकिक भाषा में जांटी भी बोल दिया करते हैं। क्या बोल दिया करते हैं? जांटी। तो आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट कि जन्माष्टमी का त्यौहार ही जांटी के नाम से हरियाणा में प्रसिद्ध है। मैंने आपको ना सिर्फ जांटी के बारे में बताया है, मैंने आपको निर्जला 11 के बारे में बताया, सलोणी के बारे में बताया, बड़लिया नवमी के बारे में बताया, और एक त्योहार और याद रखिएगा सिल्ली साते, या जिसे आप सिल्ली सातम के नाम से जानते हैं। तो ये जो हरियाणा का एक लोकप्रिय त्योहार है, जो कि कब मनाया जाता है? जो आपका नवरात्रों के 6 दिन के बाद मनाया जाता है। और इसी के अंदर लड़कियों के द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता जो चेचक की देवी है, छोटी माता कहलाते हैं। और इसी त्योहार को सिल्ली साते को भी हम बासोड़ा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बासोड़ा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, बताइए बासोड़ा का संबंध किससे है? तो आंसर कर सकते हो आप लोग सिल्ली साते से ही है। बासोड़ा पर किसकी पूजा होती है? आप आंसर कर सकते हो सर चेचक की देवी शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? तब आप आंसर करेंगे सर गुरुग्राम में है। शीतला माता का नाम क्या था? माता कृपी था, माता मसानी कहा जाता है। शीतला माता के नाम पर ही मंदिर बनाया गया और इसी पर ही एक सर श्राइन बोर्ड बनाया गया है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। लाला लाजपत राय को देश निकाला कब दिया गया? तो अगर आप बात करें लाला लाजपत राय की, तो आप सभी जानते हैं कि सर ये जो लाला लाजपत राय हैं ये कहलाते हैं पंजाब केसरी, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, इसी कारण लाठीचार्ज में घायल हुए और 1928 में लाहौर में इनकी मृत्यु हुई। और सर इन्हीं को ही देश निकाला दिया गया था 9 मई 1907 को। और सर इन्हें बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। कहाँ पर? बर्मा की मांडले जेल में। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि रही थी हिसार, सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा था हिसार। और लाला लाजपत राय के द्वारा 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया गया और इसी व्यक्ति के द्वारा हरियाणा के हिसार और रोहतक के अंदर कांग्रेस की स्थापना की गई। चलिए कांग्रेस का नाम आया दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि सर कांग्रेस के संस्थापक हरियाणा में कौन माने जाते हैं? हरियाणा में कांग्रेस के संस्थापक किसे माना गया है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी या मशरूम के उत्पादन में देश का नंबर 1 जिला है। अगर आप बात करें खुम्बी के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आपसे खुम्बी के बारे में बात की जाएगी तो आप आंसर करेंगे सर जब भी खुम्बी की बात आएगी तो हरियाणा का सोनीपत जिला, कौन सा जिला, सोनीपत जिला, जो पूरे के पूरे भारत में, पूरे के पूरे भारत में अगर सोनीपत का वो गांव पूछ लिया जाए तब आप आंसर कर सकते हो सर खुम्बड़ू गांव। कौन सा गांव सर, खुम्बड़ू गांव है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सोनीपत के अंदर क्या बनाया जाता है, मशरूम या खुम्बी उगाई जाती है और पूरे भारत में हरियाणा का पहला स्थान है। खुम्बड़ू गांव कहाँ का है, सोनीपत का है। चलिए अगर आप बात करें कुरुक्षेत्र की तो आपको बता रखा है कुरुक्षेत्र में धनिया होता है, कुरुक्षेत्र में आलू होता है। अगर आप बात करें करनाल की तो आप जानते हो सर करनाल के अंदर सबसे ज्यादा लहसुन होता है, हल्दी सबसे ज्यादा यमुनानगर में होती है, मिर्च सबसे ज्यादा यमुनानगर में होती है, मेथी गुरुग्राम में होती है सर, धनिया कुरुक्षेत्र में होता है और लहसुन करनाल में होता है। दोस्तों ये सारी बातें आपको याद रखनी है, जब आप हरियाणा की एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तभी हम इन टॉपिक को कवर भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बताइए बाबा शाह कमाल की मज़ार हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो आप सभी जानते हो सर ये पड़ता है नारनौल में। कहाँ पे पड़ता है सर, ये तो नारनौल में पड़ता है। नारनौल की बात आई है डियर स्टूडेंट तो आप सभी जानते हो सर नारनौल को ही कहा जाता है क्या सर, नारनौल को कहा जाता है तालाबों व बावड़ियों का शहर। इसका पुराना नाम नर राष्ट्र हुआ करता था, नंदीग्राम हुआ करता था। सर अगर नारनौल की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मकबरे हैं। किस किस के मकबरे हैं सर, यहाँ पे शाह कुली खान का मकबरा है, इब्राहिम खान का मकबरा है सर, यहाँ पे माधोगढ़ का किला पड़ता है, कानौड़ का किला पड़ता है सर, यहाँ पे चोर गुम्बद भी पड़ता है। क्या पड़ता है, चोर गुम्बद। सर यहाँ पे शेरशाह सूरी का संबंध भी माना गया। सर यहाँ से इब्राहिम खान सूरी के मकबरे की भी जानकारी मिलती है जो शेरशाह सूरी के दादा हुआ करते थे। और याद रखिएगा यहीं से ही हमें मिर्जा अली खान की बावड़ी भी मिली दोस्तों, और इसी से ही संबंध रखते हैं आपके बाबा रामदेव, जिनके पिता का नाम रामनिवास यादव और माता का नाम गुलाबो देवी हुआ करता था, जिनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव और इनके शिष्य का नाम आचार्य बालकृष्ण है। और याद रखिएगा दोस्तों इन्हीं के द्वारा ही पतंजलि की स्थापना की जाती है। ये बातें आपको याद रखने वाली हैं। कई बार जो है नारनौल से, याद रखिएगा नारनौल से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी तरह से बनते हैं। मकबरों से जब भी क्वेश्चन आएगा तो 90% चांस है कि वो आपका नारनौल से ही क्वेश्चन उठाएगा। चलिए कैथल की बात आई है तो कैथल में आप लोग जानते हो सर रजिया सुल्तान का मकबरा है। किसका है, रजिया सुल्तान। पानीपत की अगर आप बात करें तो पानीपत में आप लोग जानते हो सर हेमू का मकबरा है, पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी का मकबरा है। तो ये भी आपको याद रखना है, ना नारनौल के बारे में बल्कि कैथल और पानीपत में पड़ने वाले मकबरे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बताइए किस अभिलेख में दिल्ली को हरियाणा की राजधानी बताया गया। 4 अभिलेख दिए गए हैं, पहला है लाडनू, दूसरा बिजोलिया, तीसरा पेहोवा और चौथा दिया गया है डियर स्टूडेंट सिरसा। बात करते हैं अगर सिरसा अभिलेख के बारे में तो आप याद रखिएगा सर सिरसा से अभिलेख प्राप्त हुआ जो पशुपति संप्रदाय का अभिलेख था। कौन से संप्रदाय का था, पशुपति संप्रदाय। और आप सभी जानते हैं कि सर पशुपति संप्रदाय कौन सा था सर, ये तो भगवान शिव का ही धर्म था जिसे आप पशुपति या शैव धर्म के नाम से जानते हैं। पेहुआ अभिलेख सर हमें कुरुक्षेत्र के पेहुआ नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जिससे हमें घोड़ों के व्यापार की जानकारी मिलती है, हमें महेंद्रपाल के बारे में करवाए गए मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। सर बिजोलिया अभिलेख के अंदर हमें जो राजस्थान के भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ, सर इसी बिजोलिया अभिलेख से हमें जानकारी मिली चौहान वंश के बारे में। और सर इसी की बिजोलिया अभिलेख के अंदर बात लिखी गई है कि ये बिजोलिया अभिलेख सोमेश्वर नाम के राजा के द्वारा राजस्थान के बिजोलिया में लिखवाया गया जो भीलवाड़ा नामक स्थान पर पड़ता है। सर इसी अभिलेख के अंदर हांसी और दिल्ली का वर्णन किया गया। बचा आपका लाडनू अभिलेख। लाडनू अभिलेख दोस्तों जो राजस्थान के नागौर में हमें प्राप्त हुआ, और याद रखिएगा इसी लाडनू अभिलेख में कहा गया है हरियाणा की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, दिल्ली हुआ करती थी। चारों अभिलेख मैंने आपको बता दिए। लाडनू अभिलेख नागौर नामक स्थान जो राजस्थान का है वहां से मिला, बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ, पेहुआ अभिलेख कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुआ, सिरसा अभिलेख सिरसा से प्राप्त हुआ जो पशुपति संप्रदाय का ही अभिलेख माना जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक एक बात नोट करते हुए चलना है आपको ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। इसी तरह अगर आप कर रहे हो दोस्तों तो यकीन मानिएगा वो दिन दूर नहीं है जब आपके कामयाबी कदम चूमेगी। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने का काम करते हैं।